तो आज हम लोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के जो चैप्टर को हम लोग शुरू किए थे उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोग जहाँ तक याद है कि न्यूलैंड्स के औसटक नियम तक हम लोग सीख चुके थे, जहाँ पर हम डोबनियर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का औसटक नियम, इसमें कुछ बच्चे हमको जो डोबनियर के त्रिक नियम में हम कुछ क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन के कुछ बच्चे बहुत सही जवाब भी दिए थे। जैसे मैं आपका ये शशांक मौर्य का जवाब बड़ा अच्छा आया था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसका जवाब दिए थे। तो आप इसी तरह से काम को करते रहिए। हम आपको अगला लेक्चर हम दे रहे हैं जिसमें आपका आज हम लोग सीखेंगे कि मेंडलीव साहब की जो मतलब एक नए साइंटिस्ट जो मेंडलीव साहब आए उनका क्या कहा नाम था। ठीक है, क्योंकि न्यूलैंड के अष्टक नियम तो कह के चला गया कि भैया ठीक है, किसी भी तत्व को जब आप उसके परमाणु क्रम के आधार पर जब उसे व्यवस्थित करते हैं तो जिस तरह से संगीत का पहला अक्षर है आठवें अक्षर के समान होता है, ऐसे सारे गामा पाधा निसा, सारे सा से शुरुआत होता है और फिर से सा जाता है। तो उसी तरह से कहे कि जिस तरह से संगीत का पहला अक्षर आठवें अक्षर जैसा होता है, उसी तरह से एलिमेंट्स यानी किसी भी तत्व को जब उसके परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के आधार से जब अरेंज करते हैं तो ऐसे स्थिति में तत्वों का जो फर्स्ट एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी या कह सकते हैं कि आठवें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी उसकी प्रॉपर्टी जो है पहले एलिमेंट्स के साथ मैच करिए। ठीक है, जो आठवें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी उस पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच कर जाता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जब आप अरेंज करते हैं किसी भी एलिमेंट्स को तो उसमें पहले एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आठवें एलिमेंट्स की केमिकल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बराबर होते हैं। ये सब चीजें जो थी वो न्यूलैंड्स के नियम। फिर उसके बाद जब ये न्यूलैंड साहब का जब अष्टक नियम के बाद जब उसका ड्रॉबैक की बारी आई तो उस समय चूंकि बहुत सारे कम 20 या 25 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, तो इसीलिए ये बहुत दिनों तक इनका कहानी जो था वो नहीं चल पाया। क्योंकि जब जैसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे इनर्ट गैस का जब खोज हो गया तो हीलियम के आते ही क्या हुआ कि सारा सीरियल बिगड़ गया। ठीक है, क्योंकि 20 ही 25 एलिमेंट्स के बारे में ये बता पाए थे, जब एलिमेंट्स की संख्या जब बढ़ गई तो बढ़ने के दौरान क्या हुआ कि ये इनके जो रूल जितने भी थे सारे के सारे रूल जो है वो फ्लॉप हो गए। इसीलिए ये रूल जो था मतलब फ्लॉप कर गए, जहां से अब ये न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो आई न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद जो दूसरा नियम आया मतलब जो तीसरा नियम, अब तो तीसरा नियम हम लोग आ गए। तो इसमें तीसरा नियम उन्होंने क्या कहा था, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मेंडलीव। ठीक है, अगर आपको बताया तो कहते हैं कि ये मेंडलीव साहब की अगर थोड़ी सी बात करें तो ये क्या कहते हैं डच के साइंटिस्ट थे, मतलब डच सॉरी न्यूलैंड डच मतलब कि आपका ये आप कह सकते हैं कि साइबेरिया के शायद थे, ये साइबेरिया का जहाँ तक याद आ रहा है कि ये टेबुलस के साइबेरिया का एक टेबुलस के नामक सिटी है, वहीं पर ये मेंडलीव साहब का जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था वह 1834 ईस्वी में हुआ था। 8 फरवरी 1834 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मेंडलीव का जन्म 8 जनवरी 1834 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जिनका मरे थे वो शायद 1907 ईस्वी में वो डेथ किए थे। ठीक है, तो छोड़िए इनके जन्म मरण से क्या करना है हम लोगों को, कौन सा इनके घर जाना है। पर जाहिर सी बात है कि दिया गया है बुक में तो जान लेना ठीक है, क्या भरोसा एग्जामिनर का, एक मल्टीपल में क्वेश्चन पूछ ले भाई, एनसीईआरटी का डाटा है ये। इसीलिए कोई भी चीज़ है जो एनसीईआरटी में दी जाती है ना बड़े बारीक से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आगे चलकर जब बेटा तुम लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, जैसे तुम लोग 11th क्लास में भी जो बनारस के रहने वाले बच्चे हैं तो 11th क्लास में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का पेपर होता है, सीएचएस का पेपर होता है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का पेपर होता है, केंद्रीय विद्यालय का पेपर होता है। ठीक है, यही नहीं आप जब जितने भी बच्चे हैं अगर एनडीए का पेपर देते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जब पेपर देते हैं, वहां पर भी जो होता है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या ओलंपियाड हो गया, वहां पर भी सब साइंस के जितने क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर एक छोटे छोटे चूंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। और एनसीईआरटी का सबसे बड़ा चीज होता है कि वो जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है जो नेशनल लेवल पर पेपर होते हैं, ये सारे पेपर जो होते हैं वो एनसीईआरटी से आता है और कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी का पूरा डाटा जो है आपको दिमाग में बैठना होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेंडलीव साहब जो कि इनका पूरा जो नाम था वो था डेमेट्री इनोविच मेंडलीव। ठीक है, तो
डेमेत्री इनोविच मेंडलीव जो थे, इनका जन्म जो 1834 में हुआ था। तो आपको बताएं कि ये, अगर इनकी थोड़ी सी जीवनी के बारे में जाने, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में इनकी जीवनी दी हुई है, कहे कि देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज होती है ना कि जो व्यक्ति गरीब परिवार से होता है ना, जहां तक हमारा मानना है, और ये बात जो है 100% सच भी है, ठीक है, ये बात 100% सच भी है कि जो परिवार जो थोड़ा सा, जिसके घर में पैसे की क्राइसिस होती है ना, मतलब कि पैसे की थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, उन्हीं का बेटा या बेटी जो होते हैं ना, पढ़कर बहुत बड़ा इतिहास बनाते हैं। ठीक है, ये 100% सच भी नहीं है, पर ये बात 99% सच भी है कि पढ़े हुए घर का लड़का जो होता है, ठीक है, जिनके फैमिली बैकग्राउंड काफी पैसे वाली हो, आप कोई भी आप देखोगे, आप रियर केस में देखते हो कि किसी बड़े घराने का लड़का आईएएस या पीसीएस बना हो, जिसके घर में पैसे की पूरी बम्फार हो, और उसका बेटा जो है वो किसी अच्छे डॉक्टर बना हो। ये है, ऐसा भी नहीं, नहीं है, हमारे दोस्त है, उसके मम्मी पापा दोनों एमएलए हैं, लेकिन वो लड़का उनका बीएचयू में डॉक्टर है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। ठीक है, आप दूसरे एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपके क्या कहते हैं, बनारस में ही संतुष्टि हॉस्पिटल है, आप देखे होंगे, नीतू डॉक्टर नीतू गर्ग है ये, तो वहाँ उनका लड़का भी दिल्ली एम्स में डॉक्टर है, जो हम लोग के साथ ही तैयारी करता था। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि वो तो रियल, वो डॉक्टर का लड़का डॉक्टर हो जाता है, लेकिन आप कहोगे कि बैचेस के घर में पैसा ही पैसा है और उनका लड़का जो है आगे चलकर आईएएस पीसीएस बन जाए, हमें तो नहीं लगता है। क्योंकि क्या होता है ना कि पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है कि जब तक आप विषम परिस्थितियों में नहीं रहते हो ना, तब तक पढ़ाई नहीं होती। लोग होता है कि जब तक, देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी चीज को पाने के लिए एक तड़प होनी चाहिए, जब तक एक तड़प के साथ नहीं काम करते तब तक कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हर किसी का, अब देखोगे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आप अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, उन्हीं भी फैमिली के बैकग्राउंड को देखो, वो आपके काफी गरीब परिवार से आते हैं। अब एक बार जितने भी नेता हैं, अब लालू, अब इनको मत कहना श्रीमान, आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या नाम है उनका, राहुल गांधी जी का, इनका मत कहना, इनकी बाप दादा के जमाने से और धनी परिवार से, तो देख ही रहे हो क्या है वो। तो कुछ सबसे बड़ी चीज होती है कि आप पढ़ने के लिए एक बड़ा अलग तरह के माहौल होना चाहिए। अब आप राहुल गांधी का नाम सुनते, आप गलत मत, अन्यथा मत लीजिएगा, हमारे कहने का किसी को मतलब, हमारे कहने का मतलब इससे है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा अच्छे परिवार का होता है, उनको थोड़ा पढ़ाई में कम मन लगता है, क्योंकि उनको सारी संसाधन मिल जाती है। अगर सबसे बड़ा चीज होता है कि जब तक एग्जाम में कोई बच्चा फेल नहीं होता है, उसे फेल की दर्द क्या होती है क्या पता, सबसे बड़ी चीज यही होती है। अगर कोई व्यक्ति के पास पैसे की कमी ना हो, तो फिर पैसे, किताब की कॉपी, किताब कैसे खरीदा जाए, कॉपी कैसे खरीदा जाए, उसका दर्द उसे कैसे महसूस होगा। जब तक किसी इंसान को किसी तरह के दर्द नहीं पता चलता है, तो उसको किसी तरह की एक्सपीरियंस नहीं होती। आप बिलीव नहीं करोगे, हम इस समय जो पढ़ा रहे हैं आपको, हम चाइना से पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे आपके इंडिया से 5,000 किलोमीटर दूर पर है, पर आप लोग एक लगाव, हमें दर्द है कि हमने हाई स्कूल में किस तरह से पढ़ाई की थी। हाई स्कूल में एक एक चीज़ के लिए हम लोग तड़पते थे, सोचते थे। 40 रुपये, हम लोग जब पढ़ते थे तो कोचिंग में 40 रुपया मंथली फीस दिया करते थे। आज के डेट में तो 400, 500, 1,000, 1,500 लिया जाता है। हम लोग 40 रुपया मंथली फीस देकर पढ़े थे। तो उस समय और इस समय में क्या क्राइसिस की क्या समय है, इस समय कोविड का क्राइसिस टाइम चल रहा है, तो ये बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर वीडियो आपको बनाकर क्यों दे रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या पुअर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको पैसे की क्राइसिस हो, इसलिए हम इस वीडियो को बनाते हैं, ताकि हमारे बच्चे वीडियो को देखकर कम से कम एटलीस्ट साइंस में तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, साइंस को अच्छे तरीके से वो पढ़ ले। इसीलिए हम बीएससी वालों को, बच्चों को वीडियो बना कर देते हैं 11-12, ताकि हम उस चीज़ को जानते हैं, हम उस गरीबी को देखे हैं, तो सोचते हैं कि जिस चीज़ को हम फेस किए तो हमारे बच्चे भी तो उस तरह को फेस करते होंगे। आज के ज़माने में तो दिखावे की ज़माना है, पहले ज़माना दिखावे का नहीं हुआ करता था, पहले के ज़माने और आज के ज़माने में बड़ी अंतर है। ठीक है, यही बात मेंडलीव के साथ भी थी। मेंडलीव भी पढ़े लिखे परिवार से तो थे नहीं, उनके मम्मी पापा उनको पढ़ा नहीं पाते थे। तो आपको बताएं कि उनकी माता जी जो थी वो घरों में काम किया करती थी, और वहां से वो पैसा थोड़ा सा इकट्ठा करके रखी, और वो धीरे धीरे इकट्ठा कर करके और इनको यूनिवर्सिटी में भेजा गया पढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी में जब ये गए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे भी बड़ा अजीब सी माहौल था। आप अपने देश के, आप मेंडलीव की बात छोड़ दीजिए, अपने देश में अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए कि वो क्या थे कि उनके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, पैसा नहीं था उनके पास कुछ करने के लिए, एक मलाह के लड़के थे।
पर भरण पोषण उनका एक जो केवट होते, जो नाव चलाने वाले होते, उनके लड़के थे वो। रामेश्वरम में वो रहते थे वहाँ पे। उनकी आप कहानी जब पढ़ना, तो उनकी कहानी पढ़ने के बाद देखो, सबसे बड़ी चीज़ होता है ना बेटे, अब जब भी आपके पास फुर्सत हो ना, अब तो आज के ज़माने में लोग फेसबुक, व्हाट्सअप और यूट्यूब से फुर्सत ही नहीं मिलता है इनको। लेकिन जब आप लोग के पास फुर्सत हो ना, तो विकिपीडिया पढ़ा करो। किसी भी अच्छे व्यक्ति का विकिपीडिया पढ़ो, साइक्लोपीडिया पढ़ो। इससे क्या होता है कि आपको एक अंदर से एनर्जी मिलती है। हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं जो कि बहुत ऊंचाइयों तक गए हैं और काफ़ी ज़मीन से उठ कर गए हैं। अब हमारे देश के सबसे बड़े पैसा वाले व्यक्ति मुकेश अंबानी को देख लो, उनके पिताजी की स्टोरी देखो, धीरू भाई अंबानी को, घूम घूम कर पेपर बेचा करते थे, पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, और आज के देखिए विश्व भारत के सबसे धनी पर्सन है। तो अब्दुल कलाम जी को देख लो, वो क्या करते थे, लोगों के नाव चलाते थे, और नाव चला के जाते थे, आते थे, जितना देर तक नाव पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा था तो बैठ कर फिजिक्स किताब पढ़ते थे। एक जुनून होनी चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। हमें अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि हम भी सोचते थे कि हम भी किसी इंडिया में मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर लेंगे, और आज देखो हम फॉरेन में बैठ के पढ़ रहे हैं, फॉरेन में बैठ के एमबीबीएस कर रहे हैं। एक सपना भी हमने देखा था, बस देखा करते थे कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से एलएलबी किया। सोचते थे कि लोग वहां जाकर कैसे पढ़ लेते होंगे, क्या माहौल वहां का होता होगा। आज हम यहाँ पर हैं, चाइना में आकर देखिए, एक अलग माहौल बना कर रखे हुए हैं। लगता है ना कि हाँ, फॉरेन में पढ़ने से क्या तजुर्बा होती है। इंडिया में ही पढ़े, आप फॉरेन में भी पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि अगले टारगेट जो है किसी अदर कंट्री में है, कि पीजी करने की तैयारी जो है हम इंडिया से ना सोचकर किसी अदर कंट्री में जाने की, यूएसए में, अमेरिका में जाने की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। कि एक होता है ना, एक एम होनी चाहिए, एक टारगेट होनी चाहिए कि हाउ कैन आई मैनेज, और आई विल डू दिस थिंग। बस ये दिमाग होना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं, हम कर सकते नहीं, हम करेंगे। ये नहीं कि आई कैन डू दिस वर्क, नहीं, आई विल डू दिस वर्क। हम इस काम को करेंगे। कर सकने वाली बात होगी तो उसमें ना और हाँ वाली बात हो जाती है। तो यही बात मेंडलीव के साथ था। उनकी पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि उनके मत वो क्या करते सकते थे कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते थे। ठीक है, उनकी माता जी जो थी वो पैसा कुछ इकट्ठा करके इनको यूनिवर्सिटी में भेजी, और यूनिवर्सिटी में भेजने के बाद जब वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में स्टडी की। और मेंडलीव साहब ने एक किताब लिखी थी, और मेंडलीव साहब ने किताब जब लिखा तो उन्होंने अपने एक लाइन अपने माँ के लिए लिखा था। आप जब बेटा एनसीईआरटी पढ़ना ना, तो उसमें एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है। क्योंकि बता दें आपको कि दुनिया में एक माँ ऐसी चीज होती है ना, माँ एक ऐसी चीज होती है जो कभी किसी को नहीं मिलता। माँ का प्यार, दुलार, वो चीजें कभी किसी को नहीं मिलता। और आपको बताया कि किसी भी रिश्ते में किसी भी चीज की कमी कब आपको पूरी होती, कब लगता है कि हाँ, ये चीज की कमी थी। एक भाई से, एक भाई जिसकी बहन ना हो, उसे रक्षाबंधन में पूछो, समझ में आ जाएगा कि भाई बहन की कीमत क्या होती है। पहले ऐसे रोज लड़ाई करते, और एक बहन से उसी रक्षाबंधन में पूछो, समझ में आ जाएगा कि भाई की कीमत क्या होती है। वो भाई बहन दिन भर कितना भी लड़ाई क्यों ना करे, पूरे 12 महीना क्यों ना लड़ाई करे, लेकिन उस दिन उस भाई की कीमत समझ में आ जाती है। एक माँ बाप को अपने बेटे और बेटी की कीमत हमेशा समझ में आती है। नहीं रहता है ना, तो समाज जीने नहीं देती है। आपके पास माँ बाप है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन उस बच्चे से पूछो जिसके माँ बाप नहीं है, वो आपको बताएगा अच्छे तरीके से। आपके हाथ में मोबाइल है, आपको नहीं पता है कि मोबाइल की कीमत क्या होती है, लेकिन उस लड़के से पूछो जिसके घर में मोबाइल नहीं है। आपके पास किताब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस बच्चे से पूछो जिसके पास किताब नहीं है, वो कैसे अपने आप को मैनेज करता है। उस बच्चे से पूछो जो दिन भर काम करता है और शाम को बैठ के पढ़ाई करता है, फिर भी अपनी पढ़ाई को नहीं रोकता है। उस लड़की से पूछो या उस लड़के से पूछो जो अपनी कॉलेज की फी भरने के लिए दिन भर मेहनत करता है, सुबह कॉलेज जाता है, कोचिंग करता है, फिर दूसरे के यहाँ पढ़ाता है, पढ़ा के फिर अपने घर पे आता है, फिर घर का काम देखता है, फिर खाना पीना, खाना बनाना, फिर उसके बाद उस पढ़ाई में फिर लग जाना। और ये प्रतिदिन की शेड्यूल होती है। उस बच्चे से पूछो कि पढ़ाई की कीमत क्या होती है। इसलिए बेटा, लाइफ पे सब करना
पर दो काम कभी मत करना, अपने माँ बाप को धोखा मत देना, क्योंकि दुनिया में एक ऐसे इंसान होते हैं कि तुम 500 गलती करोगे ना तो तुमको माफ कर देंगे। और दूसरी चीज, अपनी जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। अपने शौक पूरा करने के लिए, आज अगर शौक होता है मोबाइल भी चलाएं, लड़कियों के साथ घूमें, लड़कियों का सपना लड़कों के साथ घूमें, मॉल में जाएं, ये करें वो करें, बेटा अगर जिंदगी अगर कर लोगे सही से ना, हम हमेशा एक बात को हमेशा बोलते हैं कि आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 4/40। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना। ये 4/40 ये क्या है? अगर आप 4 साल कंटिन्यू मेहनत कर लेते हो, वो कौन सी मेहनत होती है पता है आपका? 9th, 10th, 11th और 12th। तो बेटा हम बताएं, आप 40 साल तक बैठकर ऐश करोगे, क्योंकि आप जब 10th पास करते हो, 12th पास करते हो, तो आपकी उम्र जो होती है वह करीब करीब 17 से 18 साल या 19 साल तक हो जाती है। मैक्सिमम लोग 20 साल पर 12th पास कर जाते हैं। और इंसान की जनरल जिंदगी 60-65 साल की होती है आज के समय में। 60-65 साल अगर जी लिए तो आप जिंदगी बहुत अच्छा जी लिए। और ये 4 साल अगर आप लौंडियाबाजी में निकाल दिए ना, ये लड़कियों और लड़कों के पीछे निकाल दिए ना, तो 40 साल तक बैठ कर रोओगे और अपने बच्चों को एग्जाम्पल दोगे। बेटा अब एक्सक्यूज दोगे, बहाना दोगे कि हम ये नहीं किए, वो नहीं किए, बहाना देते रहोगे। इसलिए ये जिंदगी की 4 साल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि दुनिया की हर एग्जाम, आपको बता दे, एक आईएएस की, पीसीएस की भी पेपर जो होती है ना, वो इसी लेवल तक का पेपर होता है। और आपको बता दे कि आपको जितनी चीजें आगे चल के, जितना बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, डीएम करो, जो करो, हर चीज की जो सिलेबस होती है ना वो इतने में रहती है, उससे बाहर कुछ नहीं होती है। वो अलग बात है कि टॉपिक को लार्ज कर दी जाती है, पर बेसिक कंसेप्ट वही होता है। आज हम तुम 10th में मेंडलीव का रूल पढ़ रहे हो, 11th में जाओगे तो वही पढ़ोगे, बीएससी फर्स्ट ईयर में वही पढ़ोगे, एमएससी फर्स्ट ईयर में वही पढ़ोगे, पीएचडी में भी वही पढ़ोगे। मेंडलीव अपने रूल को कभी कहीं बदले नहीं है। बस अंतर यह है कि यहाँ इतना पढ़ना है, 11th में इतना पढ़ना होगा, बीएससी में इतना पढ़ना होगा, और एमएससी में थोड़ा बड़ा पढ़ना होगा, पीएचडी में इतना पढ़ना होगा। पर शुरुआत वही से होगी जहां से आप 10th में पढ़ रहे हो। तो उन्होंने, मेंडलीव ने एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा था, कहा था कि उन्होंने मुझे सीधा एक एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया। मम्मी ने उनको एक एग्जाम्पल देकर समझाया था, और उन्होंने लिखा था कि क्या, उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर समझाया, और उन्होंने क्या कहा था कि अपने शेष संसाधन एवं शक्ति व्यय करके अपने विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थी कि ज्ञान की मदद से बिना हिंसा के, लेकिन प्यार, एक दृढ़ता, आत्मविश्वास, असत्य भाषा का। हाँ, उन्होंने एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा, कहा कि मम्मी ने हमारे लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए कहाँ कहाँ गई। मैंने शुरू में कहा था कि वो घरों में काम किया करती थी, पैसा इकट्ठा करती थी। फिर उसके बाद उन्होंने बेटा एक ही लाइन कहा था कि बेटा तुम जाओ और एक प्यार, एक अदृढ़ सपना, एक अदृढ़ता के साथ, एक मतलब कि एक मजबूती, एक दृढ़ सपना, नॉट अदृढ़, एक दृढ़ सपना, एक मजबूती के साथ आगे बढ़ो। और वही प्यार और दृढ़ता हमको दिखाया कि आज के डेट में किसी भी भारत, क्या पूरे विश्व में, वो अमेरिका हो, इंडिया हो, पूरे विश्व में जितनी भी देशें हैं, जहां पर भी साइंस की पढ़ाई होती होगी, वहां पर इस मेंडलीव का नाम लिया जाता है, और हर साइंस का पढ़ने वाला बच्चा इन मेंडलीव का नाम लेता है। सोचिए क्या भाग्यशाली पर्सन है। तो मेंडलीव ने सबसे मजेदार उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने, हम आते हैं उनकी अब थोड़ा सा थ्योरी पर, क्योंकि हम काफी इमोशनल बातें कर दी है, तो मेंडलीव साहब के जो स्टेटमेंट थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को वेरीफाई किया। ठीक है, डोबनियर के रूल को, न्यूलैंड के रूल को उन्होंने ध्यान में रखा, और उन्होंने एक चीज बड़ा अच्छा काम किया। आपको बताएं, उनके समय में जो एलिमेंट्स का जो खोज था, वो करीब करीब 63 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था। कितने, याद रखिएगा, मेंडलीव के टाइम में टोटल एलिमेंट्स जो थे वह 63 एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे। ठीक है, 63 एलिमेंट्स थे।
अब जो 63 एलिमेंट्स थे तो उन्होंने क्या किया कि 63 एलिमेंट्स को लिए 63 अलग अलग कार्डबोर्ड तैयार किए। ध्यान रखना उन्होंने क्या किया, 63 अलग अलग उन्होंने कार्डबोर्ड तैयार किया, ठीक है। और हर कार्डबोर्ड को एक एलिमेंट्स यहां लेते थे, मान लो एलिमेंट्स ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी, यहां पर डी, यहां पर, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक मास माने द्रव्यमान संख्या, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सारे एलिमेंट्स का लिखे उन्होंने, ठीक है। सारे एलिमेंट्स का उन्होंने इतना काम किया, पूरे 63 एलिमेंट्स का। तो ये कितना डिफिकल्ट है। और फिर उन्होंने क्या किया कि पेपर मैंने कि कार्ड पिन द्वारा, देखे होंगे आप, सूचना पर मैंने कि जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर एक पिन लगाकर नोटिस चिपकाई जाती है। उन्होंने क्या किया कि सबको एक पिन द्वारा होल्ड कर दिया, लगाकर रोक दिया, ठीक है। और होल्ड करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को जब पूरा पढ़ लिए तो होल्ड करने के बाद एक एक कार्डबोर्ड को उन्होंने फिर से पढ़ा। और कार्डबोर्ड को जब उन्होंने पढ़ा तो उनको बताया कि सारे एलिमेंट्स का स्टडी करने का उनका जो पैटर्न था वह कार्बोहाइड्राइड और ऑक्साइड के रूप में था। मतलब वह खास करके जो क्योंकि हर एलिमेंट्स का स्टडी करने के लिए ना एक बेसिक प्रॉपर्टी को ली जाती है, तो उन्होंने कार्बन को लिया क्योंकि कार्बन जो था वो लगभग हर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए तो बाद में आगे चलकर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि सारे एलिमेंट्स के हाइड्राइड और ऑक्साइड को लेकर उन्होंने ध्यान स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। हाइड्राइड और ऑक्साइड पर उन्होंने स्टडी किया और स्टडी के दौरान क्या हुआ उन्होंने कि ये सारे एलिमेंट्सों को ध्यान में रखे उन्होंने, और जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती गई थोड़ा बहुत, उनको उस ऑर्डर में वो सजाते गए। जैसे उन्होंने क्या किया कि अलग अलग ग्रुप बना दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग उन्होंने ग्रुप बना दिया, ठीक है। और ग्रुप बनाकर एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स आते गए जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी मैच करती थी उनको उन्होंने ग्रुप में एक तरह से सजाते गए। आदिवासी में ग्रुप क्या करते गए, सजाते गए, ठीक है। और उनकी पूरी प्रॉपर्टी को उन्होंने पूरे एलिमेंट्स को उनके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसके आधार पर, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर वो सारे एलिमेंट्स को एक तरह के सीरियल वाइज में अरेंज कर दिए, ठीक है। अरेंज किए और अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या किया आपको पता है कि सारे जो ग्रुप थे ना उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए। जैसे मैं जो भी उन्होंने आपको पहले कहा ना कि उन्होंने जनरली हाइड्राइड और ऑक्साइड के रूप में एलिमेंट्स को अरेंज किए थे, ठीक है। और चूंकि उन्होंने परमाणु भार को लेकर ज्यादातर दिमाग में रखा था तो उन्होंने क्या किया कि पूरे ग्रुप को 2 भाग में बांटे, एक को कहे ग्रुप और जिसको हम समूह कहते हैं, और एक को बांटे पीरियड। तो उन्होंने क्या किया कि 2 भाग में बांटा, एक था जिसका नाम था समूह, जिसको लोग कहते हैं ग्रुप, ठीक है। और एक जो नाम था उसका नाम था आवर्त, इसको बोलते हैं हम लोग पीरियड, ठीक है। तो जो ग्रुप था वो इस तरह का था, मतलब इधर की तरफ से फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। ध्यान रखेंगे जब भी ग्रुप लिखे थे उन्होंने तो रोमन अंक में लिखा था। क्या लिखे थे वो, जैसे समूह, ये आवर्त जो था उन्होंने फर्स्ट आवर्त, सावर्त, सेकंड आवर्त, आवर्त को जो नीचे दिखाए तो उन्होंने वहां पर डिजिट में लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो शायद 6 समूह बनाए थे, क्या 6, ठीक है। तो 6 उन्होंने बनाया, ठीक। और हर में उन्होंने क्या किया कि अलग अलग एलिमेंट्स को रखा। तो थोड़ा बड़ा दूर बना लेते हैं, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और इधर उन्होंने क्या किया कि जो समूह बने उसमें बनाया फर्स्ट, उन्होंने पूरे ग्रुप को सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। ठीक है, तो 7 अलग अलग 7 ग्रुप में और 6 आवर्त उन्होंने पूरे क्लासिफिकेशन किए। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या किया, जब क्लासिफिकेशन किए तो क्लासिफिकेशन के दौरान एक बात पर ध्यान रखा कि उन्होंने सबसे बड़ा चीज जो स्टडी किया था बेटा, तो वो उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड पर स्टडी किए। किस पर? हाइड्राइड और किस पे? ऑक्साइड पर। ठीक है, हाइड्राइड और ऑक्साइड पर पहले उनकी बहुत बड़ी चीज थी। तो आपको थोड़ा सा इसको हम इधर लिखें, ये जो हाइड्राइड और प्रॉपर्टी क्या थी उनकी, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। ठीक है, ये इनकी सबसे बेसिक नॉलेज थी। मतलब हाइड्राइड का मतलब हो गया, आप इसको आप ऐसे समझिए, R2O, ये हो गया ऑक्साइड और ये हो गया आपका RH, मतलब हाइड्राइड। ठीक है, सेकेंड में गए R2O2, ये का हो गया ऑक्साइड, और RH2 ये हो गया इसका हाइड्राइड। इस तरह से यहां से गए तो ये RO3 ये इसका हो गया ऑक्साइड, और RH4 ये हो गया इसका क्या चीज, थर्ड है ना, तो सर R2O3 होता है बेटा, R2O3, और यहाँ पे जो थे वो RH3 हो गया। इस तरह से 4 में गए तो यहाँ से क्या मिला कि यहाँ से मिला आपका RO2, ठीक है, और यहाँ से मिल गया RH4। ठीक है, इसी तरह से आगे चलकर क्या मिल गया, यहाँ फिर आप 5th में गए तो R2O3, यहाँ से मिल गया आपका RH3, यहाँ से मिल गया आपका R2O2। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आपका क्या चीज, RH2, और यहाँ से मिल गया R2O, तो यहाँ से मिल गया आपका RH। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इसको एलिमेंट्स के यहाँ पर R2O3 होता है, या 7th ग्रुप में जो होता है ये R2O2, एक मिनट रुकिए कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा सा हम गलती बता दिए थे कि ये जो उन्होंने ग्रुप बांटा था बेटा 7 नहीं बल्कि 8 ग्रुप था। ठीक है, तो उन्होंने 8 ग्रुप और 7 आवर्त में 7 पीरियड में उन्होंने बांटा। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को उनके ऑक्साइड और उनके हाइड्राइड पर अरेंज किया। ठीक है, जितने भी हाइड्राइड और ऑक्साइड पर उन्होंने अरेंज किया तो क्या किए कि सारे एलिमेंट्स को उन्होंने जो डिवाइड किए थे, ठीक है, आपको बताएं कि ये डिवाइडेशन जो था हुआ उसके उनका जो भी एलिमेंट्स जो भी रूल आया था वो सारे के सारे रूल जो थे वो उनके एटॉमिक मास के आधार पे था। किसके आधार पे था? एटॉमिक मास के आधार पे था। ध्यान रखेंगे, वो जो भी रूल उन्होंने दिया था, इसीलिए उन्होंने, अब हम जब रूल लिखवाते हैं ना कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का रूल क्या है, तो किसी भी तत्व का परमाणु भार उसके आवर्त सारणी के आवर्त फलन होते हैं। लिख लेना कि तत्वों के परमाणु भार उस आवर्त सारणी के आवर्त फलन के आवर्त सारणी के आवर्ती फलन होते हैं। जो उनका रूल था, क्या रूल था कि तत्वों के परमाणु भार, ठीक है, तत्वों के परमाणु भार आवर्त सारणी के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। इस यही इनका रूल था। ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के परमाणु भार आवर्त सारणी के आवर्ती फलन होते हैं। ये था मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी उन्होंने कहा कि इस स्थिति में एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करना है, तो उन्होंने आवर्त सारणी में परमाणु भार के आधार पर उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स को डिवाइड किया। उन्होंने क्या किया कि जब डिवाइड करने लगे तो वो एक टेबल बनाए। ठीक है बेटा, अब उस टेबल में क्या हुआ कि A B अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को अरेंज किए। ए मतलब A B करके, A B A और B। आपको बताएं कि आगे चलकर यही क्लासिफिकेशन था ना, इसको लोग कहते हैं संक्रमण, ट्रांजिशन सीरीज, हिंदी बोलते हैं इसको संक्रमण श्रेणी। क्या जानते हैं इसको हम लोग? संक्रमण श्रेणी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया। जैसे पहले ग्रुप में उन्होंने हाइड्रोजन को रखा और एटॉमिक नंबर था 1.008। ठीक, इस ग्रुप में और कोई नहीं मिला। सेकेंड में उन्होंने क्या किया? लिथियम को रखा। ठीक है, एटॉमिक नंबर था जो था वह 6.939।
उसके बाद यहाँ पर बेरिलियम को रखा 9.012, बढ़ने के बाद कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12.011, कार्बन के बाद नाइट्रोजन का 14.007, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन को 15.999, फिर उसके बाद फ्लोरीन को रखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, कुछ छूट रहा है क्या? लिथियम बेरिलियम बोरान, सॉरी, लिथियम बेरिलियम बोरान, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, गलत हो रहा है। तो बेरिलियम के बाद उन्होंने बोरान को रखा, बोरान का एटॉमिक नंबर जो था वो 10.81, ठीक है, एक मिनट बेटा। तो ये बेरिलियम था। बेरिलियम के बाद जो आता है, उसके बाद बेरिलियम बोरान, बोरान के बाद आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आपको बताएं कि उस जमाने में जो था वो नियॉन यानी कि इनर्ट गैस का खोज नहीं किया गया था, ठीक है, इसीलिए आगे चलकर हम बताएंगे कि इनके एटॉमिक जो रूल था वो बाद में चलकर फ्लॉप हो गया था। तो फिर उन्होंने संशोधित करके नया रूल निकाला था, ठीक है। ऑक्सीजन का जो था वह 5.99 था, फ्लोरीन का जो था वह 18.998 था। तो इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये जितने भी एलिमेंट्स थे वो ए सीरीज में थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि जब वो इसी तरह से सेकंड में उन्होंने क्या किया कि फ्लोरीन के बाद, चूंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन नियॉन तो था नहीं, फिर उन्होंने क्या किया कि सोडियम को लेकर आया, मैग्नीशियम था 11 12 13, जो मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, 14 नंबर पे जो आता है वो सिलिकॉन, 15 नंबर पर जो आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाना पापा फास्फोरस, उसके बाद आता है सल्फर, फिर आता है क्लोरीन, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जब चौथे ग्रुप में आए तो वहां पे था पोटेशियम, ठीक है, फिर उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद जो था वह आया, उसके बाद अब सेकंड ग्रुप में गया एस्केंडियम, टाइटेनियम, फिर उसके बाद वेनेडियम, फिर उसके बाद क्रोमियम, फिर उसके बाद मैग्नीज, और यहां पर मिला फेरस, कोबाल्ट और निकल। इन्होंने इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया। आपको बताएं कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो वो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पर रख रहे थे, ध्यान रखेंगे। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास तो था वो 22.99, जबकि कैल्शियम का था वो 39.102, ठीक है। फिर उसके बाद से कैल्शियम के बाद जैसे मैग्नीशियम का जो था वो करीब करीब 24.31, मैग्नीशियम के बाद इसका एल्युमिनियम का था 29.98, ठीक है। सिलिकॉन का जो था वह आपका 28.09, ठीक है। सिलिकॉन के बाद जो था वह आपका फास्फोरस का था 30.74, सल्फर जो था वह 32.06, क्लोरीन 35.453। इस तरह से एलिमेंट्स को सजाया। पोटेशियम को रखा 39, कैल्शियम का जो था एटॉमिक नंबर जो था वो मास था 40.08, एस्केंडियम जो था वो 44.96, टिटेनियम 47.92, वेनेडियम 50.94, क्रोमियम जो था वो 50.02 और मैग्नीज जो था वो 54.94, फेरस जो था वो 55.85, कोबाल्ट जो था वो 58.93 और निकल जो था वो 58.71। इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। आपको बताएं ये बाद में जो उन्होंने, तो इन्होंने सीधा देखो, आप देखोगे कि एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ रहा है पीरियड टेबल में उसका जगह जो है बढ़ रहा है। बाद में एक दूसरे के ड्रॉबैक आ गया इनका। आप जरा गौर से देखो, यहाँ पे एल्युमिनियम का 29.98 है, यहाँ पर सिलिकॉन का 28.08 है। इनके नियम अनुसार जो होता है वो था कि एटॉमिक नंबर मास जो होता है तत्वों के आवर्त के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा उसमें आवर्त सारणी में उसका जगह बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि आप देख रहे हो कि एटॉमिक मास वाला पहला एलिमेंट्स इसको यहां होना चाहिए और इसको यहां होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास, आप जब रूल बनाते हो कि एटॉमिक मास बढ़ेगा तो उसका आवर्त सारणी में जगह बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अपना रूल बनाते हो कि मास के आधार से हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इस रूल को, आप खुद उस रूल को तोड़ दीजिए कि यहाँ एटॉमिक मास कम वाले को जो था, कम वाले को बाद में रख दिया और पहले ज्यादा वाले को पहले रख दिया। तो ये तो था इनका जनरल पीरियड टेबल। लेकिन इनका ड्रॉबैक बहुत आया। ड्रॉबैक में क्या हुआ, हाइड्रोजन का उचित जगह नहीं देना, उसके बाद बहुत से ड्रॉबैक आए। अब वो ड्रॉबैक में क्या क्या ड्रॉबैक था,
फिर बाद में चलकर किस तरह से नए जो हम लोग को मार्केट में जो पीरियड टेबल मिलता है ना, जो निकलता है ना मेंडलीव का आधुनिक पीरियड टेबल, वो आधुनिक पीरियड टेबल में क्या क्या कहानी था, किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और उसकी पूरी क्राइटेरिया क्या थी बताने की, हम जब मिलेंगे अगले क्लास में आपको तो इसका बहुत अच्छे तरीके से डिटेल तैयार करेंगे। आइए अगले क्लास में क्या आपको जब भी हमें लग रहा है कि आज हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, कल आपको इसका अगला लेक्चर मिल जाएगा। और आप इस चीज को याद रखिएगा, आपको प्रतिदिन डेली आपको एक लेक्चर बिल्कुल मिलेगा। उस समय तक लेक्चर मिलता जाएगा जब तक आपकी पूरी 10th की सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, अब आपको डेली मिलेगा अप टू डेट, ये पूरे एक महीने या 35-40 दिन जितना दिन होगा लगातार आपको ये पूरी वीडियो आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, आपको अच्छा लगे तो जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।